मित्रों नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने अनुनासिकता पर चर्चा की थी और ये तय किया था कि सभी स्वरों, जितने भी स्वर हैं, री को छोड़कर सब के साथ अनुनासिकता है। एक एक उदाहरण भी हमने दिया और इस बात का अनुरोध भी किया था कि 5वीं कक्षा तक के बच्चों को ये अनुनासिकता सिखाई जानी चाहिए, उनके लेखन में भी और उच्चारण में भी। पठन के तरीके पर भी विचार किया कि अनुनासिकता को हम स्वर के साथ ही पढ़ेंगे और ये भी था कि अनुस्वार को अगले वर्ण के साथ। आज के इस एपिसोड में हम अनुस्वार पर चर्चा करेंगे। अनुस्वार है क्या? दरअसल हमें अपनी वर्णमाला बहुत सारे शब्द उस संस्कृत से मिले और मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, उसके बाद ये बात साफ हो जाएगी कि अनुनासिकता कैसे आई, क्यों आई। पहला शब्द मैंने लिखा दूसरा तीसरा शब्द क च ट, घंटी। चौथा त, तंतु या तंत्र। और फिर प, पुंज लिखूं या पंपा, पंपा सरोवर, या चंपा। चंपा ज़्यादा शब्द बढ़िया है, चंपा। हमने ये लिखा, सॉरी ये ये संस्कृत का लेखन था। आज भी वैसा ही लिखते हैं और केंद्रीय हिंदी निदेशालय इस बात को आज भी कह रहा है कि ये वर्तनी भी संस्कृत में जारी रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। हिंदी में आते आते ये हुआ कि संकल्प को हमने ऐसे नहीं लिखा, सॉरी यहाँ मुझसे गलती हुई, मैं इसको संस्कृत वाले रूप में लिखता हूँ। ये संकल्प, ये भी मुझसे दरअसल अभ्यास हो गया ना वो लिखते लिखते। हमने ये देखा कि ङ है, य, ण, न, म पंचम व्यंजन हैं 5 वर्गों के। कवर्ग का क ख ग घ ङ, चवर्ग का च छ ज झ ञ, टवर्ग का ट ठ ड ढ ण, तवर्ग का त थ द ध न और पवर्ग का प फ ब भ म। लेकिन हिंदी में हम ये देख रहे हैं संकल्प। हमने इस ग की जगह ये लगाया, बिंदु लगाया, जिसे हम अनुस्वार कह रहे हैं। चंचल भी हमने ये ना लिख करके यहाँ चंचल ये लिखा और इस ये को हमने बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम अनुस्वार कह रहे हैं। घंटी में यहाँ भी हमने खूब लेखन है। मैंने पहले ऐसा ही लिखा था, मुझे तो बाद में ध्यान आया कि नहीं, संस्कृत में ऐसा नहीं होता। तो इस अणय का प्रयोग भी हमने बिंदु के रूप में किया। और तंतु या तंत्र जो भी हम लिखते हैं, ये तंतु, इस पर भी हमने केवल एक बिंदु लगाया, जिसे व्याकरण की भाषा में अनुस्वार कह रहे हैं। और चंपा में भी मैंने ये बिंदु लगाकर ये किया। ये
यानी सब जगह ङ, य, ण, न, म, सब जगह इनके स्थान पर हमने बिंदु का प्रयोग किया और अनुस्वार कह करके किया। अब समस्या कई थी। कुछ लोग तो ये कहने लगे हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि क से पहले ये चाहिए, च से पहले क्या उच्चारण करें, सब जगह एक सा है। तो फिर एक बात ये आई कि हमने संयम मैंने लिखा, संयम। फिर मैंने लिखा संरचना, फिर संलाप मैंने लिखा, फिर मैंने संवाद लिखा, य, र, ल, व, ये तो रहे अंतस्थ। और इसके बाद श, संशय, स, संसार, और ह, संघार। यहां मैं लिख देता हूं संघार। तो जब लोगों ने ये कहा कि कैसे पता चले कि ये ग पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, न पढ़ा जाएगा, न पढ़ा जाएगा, मैं पढ़ा जाएगा, कैसे पता चले? तब उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या करते हो, यहाँ तो सब जगह ये अनुस्वार ही है। ये से पहले आप ये पढ़ते हो संयम, र से पहले न पढ़ते हो संरचना, ल से पहले न पढ़ते हो संलाप, वैसे पहले मैं पढ़ते हो, कैसे पढ़ रहे हो? जब तुम यहाँ पढ़ सकते हो तो यहाँ क्या दिक्कत है? तो संस्कृत का ये जो चला रहा था अपने ही वर्ण का पंचम व्यंजन, वो धीरे धीरे हिंदी में ये स्वीकार कर लिया। और इसके पीछे आधार ये था केंद्रीय हिंदी निदेशालय का कि एक रूपता हो लेखन में। और इसीलिए आपने ये देखा होगा कि अच्छा मैं बात बता दूं, मेरे लेखन में एक रूपता नहीं थी। कभी मैं संबंध लिखता था ऐसे, मैं संस्कृत का ये खूब सभी जगह ऐसा लिखता था। अगर ऐसा नहीं लिखता तो आचार्य हमें डांटते थे, कहते थे नहीं अशुद्ध है ये, अशुद्ध। फिर कई जगह मैंने ये लिखा, यहाँ तो मैं लिख दिया लेकिन यहाँ अनुस्वार लगा दिया। इससे विपरीत भी लिखा, यहाँ अनुस्वार लगा दिया, यहाँ ब और ये ऐसा भी लिख दिया। और फिर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जब कहा कि नहीं, तो ये लिखा गया। यानी सारे के सारे शुद्ध हैं, लेकिन कोई इसका प्रयोग करे, कोई इसका करे, कोई इसका, तो एक रूपता तो नहीं हुई ना। तो निदेशालय ने ये तय किया कि नहीं, अनुस्वार वाले को हम मानक मान लेंगे, और सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं कि आप भी लिखते हैं, बच्चे भी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ। तो इससे बाहर हम नहीं जाते, और सारी पुस्तकों में सब में ये अनुस्वार ये आ गया। दरअसल है क्या कि संस्कृत में तो पंचम व्यंजन का प्रयोग था, ङ, य, ण, न, म, सब का प्रयोग था। हिंदी ने उनकी जगह अनुस्वार ले लिया। वहाँ पाणिनि ने एक सूत्र लिखा मोनुस्वारः, कि मैं को अनुस्वार हो, जो सम था ये सम, इसके अनुस्वार की बात आई। और इसीलिए ये अनुस्वार लगा के य के साथ संयम, र के साथ संरचना, सम लाप संलाप, संवाद संवाद, संशय और संसार संघार, जो ये तो जितने भी ऊष्म वर्ण हैं या अंतस्थ वर्ण हैं, उन सब के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया गया। और उस अनुस्वार के साथ साथ जब उसके वाचन की बात आई
उच्चारण की बात आई, उसके बोलने की बात आई, तो देखा कि सब जगह अनुस्वार है। और ये पंचम व्यंजन। अच्छा, दूसरी एक और छोटी सी बात एक और है। देखिए, ये ङ, य, न, ये तीनों ऐसे हैं, इनसे हिंदी में कोई शब्द शुरू ही नहीं होता। शुरू होता है न से हो जाता है और मैं से हो जाता है। नहीं, मत, निषेधात्मक है दोनों। तो इसीलिए इनकी तो जरूरत ही नहीं। केवल इनकी जगह ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर इन दो को क्या छोड़ना था? इनके स्थान पर भी अनुस्वार, यानी हुआ ये कि सभी पंचम व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार शुरू हो गया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पठन, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताने के लिए पठन पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे मैं ये कह रहा था, मैंने वहाँ लिखा सांस लिखा मैंने ये, और फिर मैंने सांस लिखा ये। तो जैसे मैं कह रहा, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, सा स, उधर सांस, यानी अनुस्वार अगले वर्ण के साथ उच्चारित होगा, जबकि अनुनासिक उसी वर्ण में जो स्वर है उसके साथ उसके उच्चारण की सुविधा भी होगी, पठन भी शुद्ध होगा और बच्चे का अभ्यास भी होगा। इस बात में थोड़ा सा ध्यान देने। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।